Hello everyone, this is me Komal. Welcome to my channel, and if you are already with my channel then welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का जो हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर 11 मार्च को होने वाला है उसके लिए अंतिम प्रहार, यानी कि एक ऐसा मॉडल पेपर जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर से आने वाला है। तो चलिए हम इसे हल करना शुरू कर देते हैं। देखो कैसे हम इसे हल करेंगे। अगर आपने इतना सारा पढ़ाई किया है तो आप लोग को सब कुछ पता होगा। वो निर्देश उर्देश को छोड़ो, साल भर अगर निर्देश नहीं देखे तो इस समय देखोगे, जाना वहाँ पर तो पढ़ लेना। हम एकदम स्टार्टिंग से पेपर को हल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि टाइम तो हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा है। पेपर की शुरुआत होगी हमारे खंड अ से, जिसमें कि पूछे जाएंगे हमसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो कि रहने वाले हैं 20 अंक के। सबसे पहले हमारे बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और सबसे पहले नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। जर्मनी का राष्ट्र रूपक कौन था? ऑप्शन नंबर ए मोरियान, ऑप्शन नंबर बी जर्मन तिरंगा, सी जर्मेनिया, डी जर्मेन। सो द सी विल बी राइट आंसर, मतलब कि जो जर्मेनिया है वो जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। सेकेंड वाले प्रश्न को पढ़े तो मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर जी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर बी शासक, ऑप्शन नंबर सी धर्म सुधारक, ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक। तो मार्टिन लूथर जी एक सुधारक थे, लेकिन धर्म सुधारक थे या फिर समाज सुधारक? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्टिन लूथर जी एक धर्म सुधारक थे। तो अब हम बढ़ेंगे तीसरे वाले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्नों को ध्यान से एक एक करते हुए पढ़ते नोट करते हुए चलना, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो इन प्रश्नों को, यही से पूरा पेपर बनेगा। तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बचपन से पढ़ाया जाता है कि देखो बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय होता है, ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय होता है वो होता है न्यूयॉर्क में। अभी तक हमारे सारे आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होते हुए आए हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई नहीं आ रहा हो, मतलब कि सीधे से बताऊं तो तुक्का लगाने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो सही होता है, बहुत चांसेस होते हैं कि आगे वाले का भी वही वाला ऑप्शन सही हो जाए। जैसे कि मान लो 3 तक 4 तक 5 तक हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो गया और छठवां हमें नहीं पता चल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि सी वाला सही आंसर हो जाए, वो हो भी सकता है और नहीं भी। अगला चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? जो चौरी चौरा की घटना है वो कौन से वर्ष में घटित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1922, ऑप्शन नंबर डी 1925। तो चौरी चौरा की घटना जो हुई थी वो हुई थी 1922 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात की जाए तो देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए सत्ता की साझेदारी, ऑप्शन नंबर बी सत्ता का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देश की अखंडता और एकता के लिए जो जरूरी है वह ऑप्शन नंबर ए सत्ता की साझेदारी। अब हम बढ़ेंगे अपने छठवें वाले प्रश्न की तरफ, जो कि क्या कह रहा है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? यानी कि संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं और ये जो चारों ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कौन सा वाला समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी पुलिस, ऑप्शन नंबर डी रक्षा।
तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शिक्षा जो है उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। देखो इसीलिए मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपका सी वाला ऑप्शन ही सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वही सही हो जाए। अगर ऊपर वाले कंडीशन को देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे वही थे ना, सी वाले सही थे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एज लाइक दिस। 7वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? पवन यानी कि हवा, वायु डॉट 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 संसाधन का एक प्रकार है, यानी कि जो पवन है वो कौन से संसाधन का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए मानवीय, ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर डी जैव। तो जो पवन है वो एक नवीकरणीय संसाधन का प्रकार है। इसके बाद 8वां वाला प्रश्न देखें तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत हम किसी वस्तु को ज़्यादातर प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादित करेंगे? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो अगर किसी वस्तु का हम ज़्यादातर प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन करेंगे तो वो आएगा हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 9वें वाले प्रश्न को देखेंगे जो कि क्या कह रहा है? विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार कौन से दो के बीच में होता है? ऑप्शन नंबर ए दो देशों के बीच में, ऑप्शन नंबर बी दो प्रदेशों के मध्य, ऑप्शन नंबर सी दो नगरों के बीच में, ऑप्शन नंबर डी दो गांवों के मध्य। तो देखो जो विदेशी व्यापार है वो होता है हमारे दो देशों के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10वें वाले की बात की जाए तो मोनोजॉइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजॉइट की रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खनिज तेल, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी थोरियम, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो मोनोजॉइट की रेत में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, थोरियम नाम का खनिज पाया जाता है। 11वें प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है कि झरिया इसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी कोयले के लिए, ऑप्शन नंबर सी तांबे के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट के लिए। तो जो झरिया प्रसिद्ध है वो है कोयले के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न की बात की जाए तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन नंबर बी है मार्च 2005 में, ऑप्शन नंबर सी है जनवरी 2006 में, और ऑप्शन नंबर डी है अप्रैल 2007 में। तो जो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम है ये पारित हुआ था, मैं नहीं बताऊंगी, इसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं कितनी जल्दी जल्दी से सारी चीजें आप लोग को बताती जा रही हूँ, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ चीजें? तो इसीलिए एक काम करो कि इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, और हम देखेंगे 13वें वाले प्रश्न को। अगर आज आखिरी दिन पे भी आपकी तैयारी नहीं है तो आप क्या खाक पेपर देने जाओगे? पास होने को तो देखो सारे लोग हो जाएंगे, लेकिन अच्छे नंबर लाने की चुनौती है ना। 13वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो 13वें का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली।
इसके बाद हम 14वें वाले प्रश्न को देखें तो क्या कह रहा है, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है। जो भारत की हमारे विधायिका है उसमें महिला प्रतिनिधियों का अनुपात कितना है, क्या वो बहुत ज़्यादा कम है या फिर बहुत अधिक है, एक ही समान है पुरुषों महिलाओं का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुत ही कम। 15वें प्रश्न की बात की जाए तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन नंबर बी ईसाई, ऑप्शन नंबर सी सिंहली, ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम। तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिंहली। 16वें प्रश्न की बात की जाए तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लेटराइट मिट्टी। तो जो चाय की खेती की जाती है उसके लिए सबसे अच्छी होती है हमारी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17वें वाले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है। अगर फसलों के बारे में पता हो, थोड़ी बहुत जानकारी हो तो आसानी से बता सकते हो। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली। तो जो रोपड़ की फसल है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गन्ना। 18वें प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1960 में, ऑप्शन नंबर बी 1980 में, ऑप्शन नंबर सी 1970 में, ऑप्शन नंबर डी 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे राइट। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। एक प्रश्न और दिया है उसका और एक इसका, इन दोनों प्रश्नों का जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए तो मुझे पता चले आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। 19वां प्रश्न क्या है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1953 में, ऑप्शन नंबर सी 1960 में, ऑप्शन नंबर डी 1998 में। तो जो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था कब। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1953 में। इसके बाद 20वें प्रश्न की बात की जाए तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में, ऑप्शन नंबर डी ओटावा में। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेनेवा में। तो खंड अ हमारा पूरा हुआ 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, जिसमें कि मैंने 18 के उत्तर दे दिए, 2 के उत्तर आप लोगों को बताने हैं। इसके बाद शुरुआत होगी हमारे खंड ब की, जिसमें कि रहने वाले हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो कि होंगे 50 अंकों के। 30 अंक प्रैक्टिकल के हो गए, 70 अंक का पेपर होगा जिसमें से कि 20 बहुविकल्पीय चले गए, बचे 50 अंक जो कि रिलेटेड होंगे वर्णनात्मक प्रश्नों से, जिसमें आप लोग को लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 2 का संकलन देखने को मिलेगा और साथ में मानचित्र कार्यों के साथ। तो सबसे पहला स्टार्ट होगा लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। ऑप्शन नंबर मतलब प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और उसकी 2 शर्तें लिखनी है। एक तो देखो बताओगे कि किसके हस्ताक्षर हुए थे तो 2 अंक दे दिए जाएंगे और उसकी 2 शर्तों के लिए भी 2 अंक दे दिए जाएंगे। अथवा में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बनुकरों पर क्या प्रभाव पड़ा था, अगर ये नहीं आ रहा हो तो इसको भी हल कर सकते हो। दोनों में से कोई एक हल करने पर हमें 4 अंक दे दिए जाएंगे।
दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, इसका कोई 2 तर्क देना है। 4 अंक दे दिए जाएंगे। नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अथवा के रूप में हमारे सामने और भी है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। कोई भी हल कर दो, 4 अंक मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारे प्रश्न आ रहे होंगे। 1-2 नहीं भी आ रहे होंगे तो चिंता मत करना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का। तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में क्या दिया है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अगर गांव में रहते होगे, चावल को खेती कभी किए होगे चावल की, तो पता होगा कि इसके लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को हम क्या बताएंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी कि मनरेगा जो था उसका उद्देश्य क्या निकला। अथवा के रूप में सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक देश में मतलब आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए। 4 अंक दे दिए जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज पूरी हुई। इसके बाद स्टार्टिंग होगी हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें कि 4 तक हमारे लघु उत्तरीय थे। तो 5वें नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। गांधी जी जो थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्यों प्रारंभ किया और उनके द्वारा ये आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। इसे लिखने पर दीर्घ उत्तरीय है, इसीलिए आप लोग को 6 अंक दे दिए जाएंगे। अथवा के रूप में देखो कि 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने कि ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया था। नहीं आ रहा हो तो आप ये वाला भी कर सकते हो। 6 अंक तो आपको कहीं से भी मिल ही जाएंगे। और 6वें प्रश्न की बात की जाए तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है। और अगर नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में अगला प्रश्न भी है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ बताना है। अगला 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। नहीं आ रहा होगा 3-3 अंक मिला करके 6 अंक दिए जाएंगे। नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं। अथवा के रूप में दूसरा प्रश्न भी है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। इसके बाद 8वें प्रश्न की बात की जाए तो उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखना है। अथवा के रूप में व्यापार और निवेशी नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। 9वां प्रश्न क्या है, मानचित्र कार्यों वाला हमारा, जिसमें कि क वाला है निर्देश के साथ निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में ऐसे सिंबल बना करके इसी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम और सही अंकल के लिए आधे प्लस आधे यानी कि 1 अंक निर्धारित है। पहला वाला क्या है, वह स्थान जहाँ सी विजया राघवाचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बता दोगे, सिंबल बना दोगे, 1 अंक दे दिए जाएंगे। ये 1/2 मतलब आधे नंबर है। दूसरा है वह स्थान जहाँ पे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। तीसरा है वह स्थान जहाँ पे घटी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौथा है वह स्थान जहाँ पे नमक हाथ में लेकर के नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। इसके बाद 5वां वाला हमारे सामने क्या है कि वह स्थान जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाला सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आधे प्लस आधे 1 अंक का।
ख वाला है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। नागार्जुन सागर बांध को ऐसे सर्कल की तरह चिन्ह द्वारा नाम सहित चिन्ह के द्वारा सही जगह पर दर्शाओगे तो आधे अंक और सही नाम लिख दिए तो आधे अंक। मिला जुला करके 1 अंक मिल ही जाएंगे। दूसरी बात की जाए तो कोई भी परमाणु ऊर्जा केंद्र बना देना, ट्रायंगल शेप में 1 अंक मिल जाएंगे। कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। चौथे वाले की बात की जाए तो भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य, ट्रायंगल के द्वारा चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। 5वां, उत्तरीय भारत का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चिन्ह द्वारा नाम सहित, इसके लिए भी 1 अंक दे दिए जाएंगे। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एट लास्ट व्हाट यू पीपल हैव टू डू, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन एज दिस टाइप यू आर थिंकिंग देन यू कैन लाइक द वीडियो। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब को पता चलेगा कि ये अच्छी वीडियो है और ज़्यादा लोगों तक जाएगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।